नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आज हम लोग पहले सीजेआई के मामले में सीजेआई ने एक स्टेटमेंट अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले दिया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि आप रोहिंग्या हैं, आप गलत तरीके से घुसे, आपने सुरंगें बनाई, आपने बॉर्डर तोड़ा, आपने फेंसिंग तोड़ी, आप भारत में घुस आए और अब आप कहते हैं कि मुझे खाना दो, अब आप कहते हैं मुझे रहने की व्यवस्था दो, अब आप कहते हैं कि मेरे बच्चों को शिक्षा दो, अब आप कहते हैं कि आपको वो सारी सुविधाएँ दी जाएँ जो भारत के नागरिकों की हैं। पिटिशनर्स को लगातार उन्होंने कहा कि भई आपको काम ही करना है, तो भारत में बहुत गरीब मजलूम लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। भारत में खुद काम करने का बहुत विषय है, लेकिन भारतीयों का भोजन, भारतीयों की व्यवस्था, जो सिटिज़न्स के राइट होते हैं, वो कैसे दे दिए जाएँ? अब ये जो उनका बयान आया, मैंने उसको पूरा विस्तृत एक्सप्लेन किया था। इसके बाद कुछ लोगों ने चिट्ठियाँ लिख दी, उसमें कुछ वकील थे, कुछ जजेस थे। चिट्ठियाँ लिखकर बताया कि भई आप संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पोस्ट पर होने के नाते आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपकी तरफ पूरा देश देखता है, आप तो फंडामेंटल राइट के संरक्षक हैं, आप ये वो ब्ला, ब्ला, ब्ला। मैंने वो भी आपको बताया था। अभी एक और चिट्ठी आ गई और उस चिट्ठी के साथ-साथ हम बात करेंगे कि आज जो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, उसमें दोनों जजेस ने जो क्रॉस आर्गुमेंट किया, दिल प्रसन्न कर दिया। मतलब दिल प्रसन्न, उन्होंने जो सवाल पूछे सामने काउंसिल से, वो दिल प्रसन्न करने वाले थे कि भई भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं, या भारत कोई ऐसा स्थान नहीं है कि आप आए और आपने कह रहे हम 10 साल से रहते हैं तो फिर हमारा राइट हो गया, मुझे वोट डालने दिया जाए भारत। तो ये जो है, वो भारत में नहीं चलेगा, ऐसा संकेत आया। मैं उस पर पूरी बात करूँगा। उस चिट्ठी के जवाब में अब भारत बोलता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अब भारत बोलता है। 2014 से पहले भारत बोलता नहीं था। भारत को बोलने में डर लगता था। भारत में अपने आप को हिंदू कहने में लोगों को डर लगता था। राष्ट्र की बात करने में लोगों को डर लगता था। मेरा एक चैनल पहले बंद करवा दिया गया था, जो भी कारण रहा। उस समय भी मैं बातें करता था, फिर बाद में ये चैनल 2009-10 में शायद दोबारा बनाया था और फिर उसको एक्टिव किया था। लेकिन भारत में कुछ लोग ही बोला करते थे। आज की तारीख ये है कि भारत में वो उत्साह है, मोदी जी जब आ गए, योगी जी दिखाई दे रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा दिखाई दे रहे हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं, या फिर इधर उत्तराखंड में धामी जी दिखाई दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री दिख रहे हैं कि भारत में सक्सेशन इनका हो सकता है और मोदी जी गए और इनमें से कोई आ गया, हेमंत विश्व शर्मा आ गए या योगी जी आ गए और बाकी होगा, तो क्या होगा भारत का? मोदी जी तब भी थोड़ा-सा सोचते विचारते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं और ये आज की तारीख में जो नई पीढ़ी आ रही है, वो तो सोचती नहीं। अच्छा, ये भी इतिहास है कि गुप्त काल को ले लेंगे तो 1-2 पीढ़ी, जब एक जो जनरेशन आती है, तो वो जनरेशन एस्टेब्लिश करने में लगाती है, जो अगली जनरेशन आती है, वो फटाफट करती है फैटम-फाट। तो ये तो इतिहास है भारत का, इसलिए अब जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, पहली जनरेशन वाजपेयी जी की मान लीजिए, दूसरी जनरेशन मोदी जी की मान लीजिए, जिन्होंने सब व्यवस्थित कर लिया है अब, और तीसरी जनरेशन जब सरकार में आएगी, तो क्या करेगी देश में, ये सोचकर भी विरोधियों को डर लगता है। अभी एक बुलडोजर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि भई हर मामला यहां लेकर चले आए। जब यहां से डिटेल्ड गाइडलाइन जारी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो जाइए हाई कोर्ट जाइए। अब कोई भी अब साहब 75 साल का था और उसका मकान तोड़ दिया और योगी जी ने माना नहीं और उन्होंने कहा जाइए ना हाई कोर्ट। अभी फिलहाल हम 1 हफ्ते तक बुलडोजर रोके दे रहे हैं, 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक मतलब इतना टाइम दिए दे रहे हैं कि तुम जाकर सुप्रीम हाई कोर्ट में फाइल कर लो, तब तक हम रोके दे रहे हैं कि भाई इस पर कोई एक्शन न ली जाए। 1 हफ्ते में हाई कोर्ट जो तय करेगा वो देखना, यहां रोज-रोज चले मत आओ। यानी कि कोर्ट, कभी जमानत लेने भी सीधे लोग चले आते थे। कभी ऐसा मामला था कि सीधा जमानत, साहब सरकार ने एक्शन लिया, जमानत सुप्रीम कोर्ट से होगी। सरकार ने कुछ किया तो मालूम पड़ा कुछ हुई हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चले आए, रिट लेकर चले आए। अभी सुप्रीम कोर्ट कहने लगा भाई यहां से डिटेल गाइडलाइन जारी हो गई, वहां जाओ। लेकिन जब भारत बोलने लगा तो 44 न्यायाधीशों ने, 44 न्यायाधीशों में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और बड़े नाम गिरामी जजेस और हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और तमाम जजेस, पिछली वाली जो एप्लीकेशन दी थी या सीजेआई को चिट्ठी लिखी थी, वो वकीलों ने, वकील उसमें ज्यादा थे, जजेस थोड़े कम थे। इस बार तो सारे न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तमाम। उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये जो चिट्ठी आई है ये न्याय में बाधा है, और जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो वो सॉवरेन फंक्शन का काम कर रहा है। जब सॉवरेन फंक्शन सुप्रीम कोर्ट प्ले कर रहा हो तो उस समय ऐसी चिट्ठियां
न्याय को प्रभावित करती हैं और न्याय को प्रभावित करने वाली चिट्ठियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती और न्याय में बाधा नहीं हो सकती। सीजेआई सीट पर बैठे हैं या बेंच सीट पर बैठी है, सीट पर बेंच बैठकर वहां न्याय कर रही है, इसमें बाधाएं नहीं पहुंचाई जा सकती। यहां तक कि कहा गया कि सोशल मीडिया पर जो चलता है उस तक में कई बार इस बात का कहा गया कि मीडिया ट्रायल नहीं चल सकते, तो ये पूर्व न्यायाधीश हों या एडवोकेट्स हों, जो बात कहनी है वो अदालत में कहें, ये चिट्ठी पत्री वायरल ना करें। और ये चिट्ठी भी अब 44 न्यायाधीशों ने ये चिट्ठी भी ओपन लेटर दिया सीजेआई को, दम देने के लिए, उनको हौसला देने के लिए। मजा आ गया। आज एसआईआर की सुनवाई थी और एसआईआर में समस्या क्या है, मतलब सवाल यह है कि एसआईआर अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो देश में किसी को क्या समस्या हो सकती है, अपोजिशन को क्या समस्या है। सुप्रीम कोर्ट पहले, यही सीजेआई, जिस समय बेंच तो इनकी ही चल रही थी, तब सीजेआई नहीं थे, उन्होंने कहा था अगर आपको लगता है बिहार में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो हमारे पास स्पेसिफिक केस लेकर आओ, हम स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेकर आओ, उसका समाधान कर देंगे। लेकिन न्यायालय हर बात में इंटरवीन करे, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, हर बात को हमारे पास मत लेकर, हम हर बात की डायरेक्शन उनको नहीं जारी करेंगे। आपके पास कोई समस्या हो और आप ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा एसआईआर कैंसिल कर दीजिए, वो भी हम नहीं करने वाले, उस पर हम कोई आदेश नहीं करने वाले। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप, सुप्रीम कोर्ट का सीधा मंतव्य है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी एग्जीक्यूटिव या ऑटोनोमस बॉडी के काम में, डे टू डे वर्क में उनका इंटरवेंशन नहीं करेगा। आपको लगता है कि कुछ ग्रीवांस हैं तो मेरे पास आइए, हम उसका सॉल्व कर देंगे। वो उन्होंने सॉल्व भी करी थी, उन्होंने कहा था कि भाई इस बार बिहार में हम एक काम करते हैं कि जो आधार है आधार को भी मान लेते हैं, चलिए बना लीजिए। लेकिन एसआईआर नहीं रोक सकते। अब एसआईआर तो पूरे देश में सरकार कर रही है, 20 से ज्यादा राज्यों में एक साथ एसआईआर चल रहा है, ऊधम भी खूब है, बीएलओस के ऊपर हमले हो रहे हैं, बीएलओस की मृत्यु हो गई या बीएलओस को प्रेशर में लिया जा रहा है, वहां पत्थरबाजी हो रही है, बीएलओस को हड़काया धमकाया जा रहा है, मतलब जो हो रहा है वो सब कुछ सब दिख रहा है, उसके रोज की रोज रिपोर्टिंग देश में आ रही। लेकिन समस्या कहां है? अगर जो एक्स्ट्रा वोट बने हुए, किसी के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट बने हुए हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है एक ही वोट पड़ेगा, आप अगर आपको करना हो तो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं वोट, हर बार ट्रांसफर, आधार अपना बदलते चलिए, ट्रांसफर करते चलिए अगर आधार से लिंक है, क्या समस्या है? लेकिन वोट एक ही रहेगा, जो लोग मर चुके हैं उनके वोट हटा देने चाहिए। और जो लोग वहां नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं कि वो कौन है, तो भाई ये तो नागरिकता का प्रश्न है। अब ये सवाल जो ये वाला है, यही सबसे ज्यादा खटक रहा है। ये खटक रहा है कि भारत में नागरिकता देखने का अधिकार चुनाव आयोग को कैसे मिल गया। ये विपक्ष की मांग है कि चुनाव आयोग नागरिकता मत देखे। चुनाव आयोग ये क्यों कह रहा है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन कहता है 2003 के बाद जो वोट बने होंगे उस पर विशेष पुनरीक्षण होना है। 2003 के बाद जो वोट बना होगा उस पर विशेष पुनरीक्षण होना है। उस पर विशेष पुनरीक्षण का मतलब यह है कि 2003 यानी कि आज से 22 साल पहले, जो आज 22 साल का बच्चा है उसके वोट को परखा जा रहा है। और कोई समस्या नहीं, आपने 2003 के बाद वोट बनवाया तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई अपने पिता का नाम वोटर लिस्ट में दिखा दो, माता का नाम उस समय की वोटर लिस्ट में दिखा दो। अगर तुम्हारे पिता और मां 2003 से पहले के वोट हैं तो कोई समस्या नहीं है, केवल इतना सा लगाना है, एक एक पारिवारिक रजिस्टर लगाना है, बताना है कि भाई तुम उनके बेटे हो और वो 2003 से पहले हैं। मैं तो इसके भी विरुद्ध हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि 47 से ये कहानी क्यों नहीं शुरू होती। 47 से शुरू होनी चाहिए कहानी कि भाई 47 से पहले जो कोई था उनके वंश की तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी है, उनको मिलेगा। और 47 में जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी पीढ़ियों को नहीं मिलेगा क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए। अब वो कहते हैं तो 47 में मेरे पिता अब्बा जान चले गए थे, अब्बा जान रहते थे और मेरे हम लौट कर, तो ये तो मामला बहुत सेंसिटिव हो गया। ये तो बेनामी ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो जाएगा, या फिर सॉरी ये तो हिस्सा हो जाएगा इलीगल इमिग्रेंट का। भाई आप पाकिस्तान चले गए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता पाकिस्तान चले गए, यहां के नागरिक खत्म हो गए, बांग्लादेश चले गए, यहां के नागरिक खत्म हो गए। अब आप कहते हो मेरे परअब्बा वहां के थे। या फिर रोहिंग्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार कह ही रहा कि भाई कैसे हम तुमको स्वीकार कर लें, तुमको तो डिपोर्ट होना ही पड़ेगा, हम ये बात नहीं स्वीकार कर सकते, तुमको डिपोर्ट होना पड़ेगा, भाई अपने देश में जाओ, सरकार आपको वो करेगी बाकायदा प्रोसीजर। हाँ, अगर प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया गया तो प्रोसीजर के लिए तो हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर पूरे प्रोसीजर अप्लाई करो।
बांग्लादेश से भी बुला लिया। सीजीआई ने बांग्लादेश में जो लोग गए उनको भी सरकार से कहा कि भाई उनको बुला लो। सरकार ने कहा हम बुला लेते हैं, यहां कोर्ट केस चला देंगे आपकी अदालत में, चलिए। वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो वो तय करेंगे कि वो भारत में आएंगे और यहां पर आकर इलीगल इमिग्रेंट अपने आप को सिद्ध करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने तो उनको स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया का मतलब वो बांग्लादेश में कंज्यूम हो गए। बांग्लादेश में कंज्यूम हो गए तो अब ये यहां लौट कर आएंगे यहां की नागरिकता लेने के लिए। तो फिर सरकार तो कह रही हम उनको बुला लेंगे, उनको परमिट कर देंगे और यहां हम मुकदमा चलवा देंगे। अगर आपको लगता है कि प्रोसीजर कोई कोई छूट गया है बीच में। अब सवाल यही है कि प्रोसीजर वाली बात छोड़ दीजिए। अब चुनाव आयोग, जो सबसे बड़ी समस्या है, चुनाव आयोग एनआरसी कर रहा है क्या? एनआरसी का तो वो सीए जब लाई थी और गृह मंत्री ने उस समय कहा था कि हम एनआरसी करवाएंगे, तो वो बवाल हुआ था देश में, शाहीन बाग जैसा पूरा देश बंद कर दिया गया था। नाउ द क्वेश्चन इज दिस दैट these people can be analyzed again that who are you, from where you are, क्या भारत के ही नागरिक हो, whether you are the citizen of India, your parents were the citizen of India, your forefathers were the citizen of India. If you're not, then you must have to go to your own country. अब आप कहते हो हम तो भारत के ही नागरिक थे 1935 के लिए। 1935 वाली कहानी खत्म हो गई भैया। अब कहानी चलती है 47 के बाद वाली। और जो कहता है कि मेरे पास तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी सन 1920 में थी, वो 1920 वाली कहानी भी खत्म हो गई। अब बताओ क्या तुमने वक्फ 1947 के बाद बनाई? अगर वक्फ 47 के बाद किसी ने प्रॉपर्टी खरीद कर बनाई तो समझ में आता है कि भाई, अब कहते हो अकबर बादशाह के फॉलोवर तो चले गए पाकिस्तान। आप कहते हो जहांगीर के फॉलोवर तो चले गए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर किस बात का ले गया भाई, जिसमें 2 देश बने? तो अब तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी का मामला है ये 45 के बाद 47 के बाद आपने बनाया था, तो हम आपकी वक्फ स्वीकार कर ले। मैं उस राय का हूं, मतलब कानूनन बात कर रहा हूं कि पार्टीशन के बाद किसी ने वक्फ बनाया है पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है। पार्टीशन से पहले की प्रॉपर्टी तो पाकिस्तान चली गई भाई। इसको उड़ान कहते हैं। कानूनन उड़ान का मतलब होता है कि ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी उड़कर दूसरी जगह चली जाती। चकबंदी जिन लोगों ने पढ़ा होगा, कंसोलिडेशन जिन लोगों ने पढ़ा होगा, या जो लोग कंसोलिडेशन में भाग लेते रहे होंगे, उनको मालूम है कि चक उड़ान हो जाता है। यानी कि प्रॉपर्टी अगर की गांव की है, गांव के अंदर आपकी 100 एकड़ है और रोड पर लाओगे तो हो सकता है 70 एकड़ ही आपको मिले। रोड पर आपकी 100 एकड़ है तो गांव में अंदर जाओगे हो सकता है 150 एकड़ हो जाए, क्योंकि वो उड़ जाती है, प्रॉपर्टी का स्थान बदल जाता है। वैसे ही ये जो जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां थी पब्लिक वक्फ की, वो सब उड़कर पाकिस्तान चली गई भाई। अब यहां पर तो हमारी संपत्ति बड़ी, और वहां जो पब्लिक ट्रस्ट थी वो उड़कर भारत चली आएंगी। तो ये संपत्तियां कन्वर्जन, उन्होंने वहां मस्जिदें बना ली उन पर प्रॉपर्टियों तोड़कर, तो यहां मस्जिदें तोड़कर मंदिर बना लेने चाहिए, बात खत्म। कानूनन बात कर रहा हूं, किसी के मन की थोप नहीं रहा हूं। अब सवाल यह पैदा होता है कि एसआईआर के अंदर जब आप ये कहोगे कि 2003 से पहले का पिताजी का सर्टिफिकेट लेकर आओ, या फिर 2003 से पहले के वोट हो तो वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, या परिवार की वंशावली दिखाओ, तो वो कहते हैं साहब ये तो गलत है। आज आर्गुमेंट यही हुआ। ऑनरेबल जस्टिस बागची ने तो बड़े गजब के सवाल करे। उन्होंने कहा मुझे ये बताइए कि भाई 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं सिटीजनशिप, मतलब वोटर के लिए। वोटर के जब निरीक्षण होता है तो 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं। पहली बात है कि वो नागरिक भारत का होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसका वो साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरा है उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। 3 चीजें देखी जाती हैं और यही चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग कैसे पता करे कि तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो? क्या चुनाव आयोग ये नहीं देखने का अधिकार रखता है कि तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो? तो वो कहते हैं कि साहब ये तो गृह मंत्रालय का काम है। नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का काम है, फॉरेन ट्रिब्यूनल का काम है, ये काम इनका चुनाव आयोग का नहीं है। तो उन्होंने कहा चुनाव आयोग का काम ये तो है कि वो ये पता कर ले कि नागरिक हो कि नहीं हो। नागरिक हो तो दिखाओ। तो उन्होंने कहा साहब भारत में नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र ही नहीं मिलता। ये तो प्रिज्यूम किया जाता है जो यहां पर दसियों साल से रह रहा है वो भारत का नागरिक है। तो उन्होंने कहा बड़े गजब से, उन्होंने कहा इसका मतलब ये हो गया कि कोई इलीगल इमिग्रेंट भारत में 10 साल से रहता है, 15 साल से रहता है, 20 साल से रहता है, तो ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है। और 20 साल का रहना उसका भारत में
हालांकि उन्होंने 10 साल का कोट किया, उन्होंने कहा भारत में किसी इलीगल इमिग्रेट का 10 साल का रहना ये सिद्ध कर देगा कि साहब वो भारत का नागरिक है। तो उन्होंने कहा कि साहब प्रिजम्पशन तो ये है कि पुरानी लिस्ट में अगर किसी का नाम है और नई लिस्ट बन रही है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सब ठीक है। ये आर्गुमेंट आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पूछा, अगर किसी पर डाउट है कि ये इलीगल इमिग्रेंट है तो, किसी पर डाउट है कि ये नहीं है नागरिक तो क्या जो एसआईआर करने वाला बीएलओ है वो ये भी नहीं देख सकता, यानी कि चुनाव आयोग ये पता करने की कोशिश नहीं कर सकता, विशेष डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता? तो वो कहते हैं सर कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन फिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी? इसकी प्रक्रिया तो यह फॉरेन ट्रिब्यूनल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं इनकी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए कि जिन लोगों पर शक हो उनको फॉरेन ट्रिब्यूनल को भेज दो, सीधा उनको पुलिस को इन्फॉर्म करो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि साहब उसका परिणाम क्या होगा, आप पहचान लेंगे तो वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे। आपका काम वोटर लिस्ट से नाम हटाना है, फिर इनका क्या होगा? तो इनको तो फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल भेजना पड़ेगा, वहां पर सिद्ध होगा कि ये नागरिक है कि नहीं है। मैं कहता हूं ये प्रक्रिया अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तथास्तु बोल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आज कहा कि भाई आर्टिकल 324 और आर्टिकल 326 पढ़कर देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये है कि भारत का नागरिक ही भारत का वोटर हो सकता है। अब अगर नागरिकता वो तय नहीं कर सकते, वो विदेश मंत्रालय करेगा, गृह मंत्रालय करेगा, वो नागरिकता तय नहीं कर सकते, बात ठीक है, लेकिन वो नागरिकता चेक तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उनका काम है कि भारत का नागरिक ही वोट डाले, जो साउंड माइंड हो, जिसकी आयु 18 से ऊपर हो और भारत का नागरिक हो। ये 3 कंडीशनें हैं, इन 3 कंडीशनों में भारत का नागरिक होना भी कंडीशन है, और पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में भी यही दिया है, और उसमें भी यही व्यवस्था दे रखी है। उसका सेक्शन 19 पढ़कर देख लो, वही पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा पढ़कर देख लो, ये रिवर्स है, ये उसी की प्रतिलिपि है। तो अगर जहां कहीं भी शक होगा वहां कैसे न सुना जाए, कैसे न देखे चुनाव आयोग? चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये देखना उसका काम है कि भारत का नागरिक है कि नहीं है। अब वो कहते हैं कि साहब चुनाव आयोग जबरदस्ती मंशा पूरी कर लेगा, चुनाव आयोग जबरदस्ती दिमाग लगा लेगा, चुनाव आयोग जबरदस्ती वो हटा देगा। अरे चुनाव आयोग कोई 2 आदमी थोड़ी ना है, लाखों लोग लगे हैं हमारे आपके बीच के, लाखों लोग। प्राइमरी के शिक्षक लगे हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षक लगे हैं, तमाम जो प्राइवेट नौकरियों में, सरकारी मतलब ऑटोनोमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर में लगे, वो सब लगे हैं, रात रात भर काम कर रहे हैं इस समय। तो कितनों को चुनाव आयोग ये कहेगा कि इनका नाम हटा दो और काट दो? चुनाव आयोग फॉर्मूला बना सकता है, ये कह ही नहीं सकता कि इनका नाम हटाना है, लेकिन वो कंडीशन लगाएगा कि भारत का नागरिक होने पर अगर डाउट है, 2003 के बाद का वोट बना है तो उसको क्रॉस चेक करना बीएलओ का काम है। जब तक बीएलओ को वो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा कि 2003 से पहले वो या उसके पिता या उसकी मां भारत में उनका वोट था, तब तक मैं कहता हूं ये 2003 की कंडीशन गलत लगाई इलेक्शन कमीशन ने। 2003 तक का अभी कर लीजिए, सेकंड राउंड में 1946 या फिर 1965 से ले लीजिए, सेकंड राउंड में 1965 ले लो, 2003 से फिर 30 साल पीछे चले जाओ, 40 साल पीछे चले जाओ, और फिर तिवारा में 47 पर चले जाओ, 3 बार कर लो भाई, और पकड़कर इनको बाहर भेजो। इस समय की जो बेंच बैठी हुई है, ऑनरेबल जस्टिस बागची ने बड़े खतरनाक प्रश्न पूछे, और उन्होंने कहा कि भाई डाउट होने की सिचुएशन में कैसे हो जाएगा। साथ में उन्होंने कहा 10 साल कोई व्यक्ति भारत में इलीगल इमिग्रेंट रहता है, वो प्रिजम्पशन नहीं है कि वो भारत का नागरिक है। हालांकि अभी उसकी सुनवाई चल रही, जितनी सुनवाई हुई उतना मैंने आपको आज अपडेट कर दिया कि ये आज कोर्ट में हुआ। कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है, यानी कि अब 2003 के बाद वाली तो एनआरसी हो ही जाएगी, 2003 के बाद वाली एनआरसी हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की आधे से ज्यादा बल्कि 60% राज्यों में सरकार है। ज्यादा उधम मचाया ना तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंटर बना दिए हैं, डिटेंशन सेंटर बना दिए हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिया है। साथ में 2003 से पहले यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट, जो जो भी डॉक्यूमेंट आधार के आधार पर बने थे वो सब
दोबारा बनाने की बात कर दी गई, उनकी वैलिडिटी खत्म कर दी गई, वो दोबारा सब बनेंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ये, आपका वो, अगर आपने आधार के आधार पर बनाया था तो फिर बनवाइए और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए। फिर अब इस समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है तो पुलिस भी बड़ी निगरानी रखे हुए, मैं मेरे पास मतलब सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बताया कि भैया रामलीला ग्राउंड में फलानी जगह पर ये 500 लोग रहते थे, उसमें 10 ही रह गए, कहां गायब हो गए रातों रात। पूरे प्रदेश में यही चल रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं। वो झुग्गी वाले गायब हो रहे हैं, जो रेलवे के किनारे रहते हैं वो सब गायब हो रहे हैं, जो रामलीला मैदान में रह रहे थे, स्लम्स में रह रहे थे, वो गायब हो रहे हैं। कहां गायब हो रहे हैं पता है? वो अब उन राज्यों में जा रहे हैं जिन राज्यों में प्रतिपक्ष की सरकारें हैं और उनको खतरा नहीं है, लेकिन जहां भाजपा की सरकारें हैं बड़ी सख्ती से, इधर एसआईआर हो रहा है, बीएलओ से डेटा आ रहा है, और जिनके जिनके ऊपर डाउट है उन पर तुरंत इंक्वायरी। यानी कि जितने नाम, सपोज उसको कैसे मानना चाहिए, अगर 200 लोगों का बीएलओ ने वेरिफिकेशन किया और उसमें से 50 नहीं मिले, 50 का वोट तो है लेकिन 50 का वेरिफिकेशन, मर गए हटा दीजिए, माइग्रेट कर गए हटा दीजिए, बाकी के 20 लोग अगर बचे जिनका ना तो माइग्रेशन कहीं से मिल रहा है ना ही उनका पीछे का रिकॉर्ड मिल रहा है, लेकिन है, आसान है बहुत, इनसे पूछ लीजिए, अपना जरा सर्टिफिकेट लेकर आओ, नहीं आओ तो फॉरेन ट्रिब्यूनल आओ, और फॉरेन ट्रिब्यूनल जाओ तो फिर बांग्लादेश वापस जाओ, पाकिस्तान वापस जाओ, या फिर रोहिंग्या वहां से आए हो वहां वापस जाओ। तो एनआरसी जो सरकार कह रही थी वो लाइकली टू भी हो रही है, लेकिन वो 2003 के बाद वाली हो रही, मैं कहता हूं सेकंड राउंड में, और पीछे जाओ थर्ड राउंड में, और पीछे जाओ चौथा राउंड लगाना पड़े तो फिर भी जाओ। इससे दो काम आसान हो जाएंगे, एक तो शत्रु संपत्ति चिन्हित हो जाएगी, वक्फ संपत्ति चिन्हित हो जाएगी, और नागरिकता भी चिन्हित हो जाएगी, इलीगल इमिग्रेंट भी चिन्हित हो जाएगा। बड़ा गजब का काम सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल करके पूछे, और इसका परिणाम जो निकलने वाला है वो मुझे लगता है कि पूरे देश को प्रसन्नचित्त करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।